हमारे जम्मू कश्मीर की जो बात है वो सेंटर तक सही तरीके से पहुंच नहीं रही और सेंटर तक सही तरीके से पहुंचाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा। आप हमें वोट दो, हमें जिताओ, हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ, फिर हम आपकी बात करेंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। आप इसको क्या कहते हो? ये राजनीति है? इतना ही उनका मोटिव होता है कि हमें एक बार कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो हम पावर में आके बस थोड़ा सा गाड़ी में घूमें और वो गार्ड्स को लेकर घूमें एंड दैट्स इट। मतलब थोड़े फंक्शंस करें, इतना ही काम होता है इनका। कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू यूनिट है, दिल्ली के लोग इनकी बात नहीं सुनते हैं? फिर आपको ये बोलता है कि आप मुझे पहले कहीं किसी कुर्सी पर बिठा दो, उसके बाद मैं आपके लिए करूंगा, तो वो सक्षम नहीं है करने में। बहुत बड़ी बात है कि पार्टी ऑफिस के बाहर ही बच्चे बैठे हुए हैं और इतने दिनों से 40 दिन बहुत होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। हमारी अपनी नौकरियां नहीं है, उनको क्या नौकरी देंगे हम लोग। मैं जम्मू कश्मीर के लीडर्स की बात करती हूँ तो आज वो कहीं नहीं है, जीरो पे हैं। उन लोगों को वापस भेजने में सक्षम हो, आपके पास कोई रोड मैप है इनको वापस भेजने का? तो जो लीगल बसे हुए हैं उनको भी वापस भेजो ना, उनको क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? मतलब 3 बच्चे बेहोश हो गए और एक एम्बुलेंस आई, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि हमारे पार्टी ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपनी गाड़ी क्यों नहीं दी? एम्बुलेंस को क्या करना था? 25 में से कितने मार्क्स देते हैं? आपकी 25 में से कितना नंबर चेंज होना चाहिए? देखिए 25 में से तो मैं कहूँगी 25 में से 50 होने चाहिए। इन 25 को छोड़कर और भी बहुत अब माइनस में जा रहे हैं इस वक्त, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जनता चाहती है सर। इलेक्शंस आने से पहले पहले इस सब को बदला जाए ताकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी के रूप में उभरे। गांधीनगर में बहुत कुछ हो गया, आपने किसी को देखा? नहीं देखा। बताइए, कहीं और किसी को कुछ देखा आपने? कहीं कोई कुछ बोलते हुए कोई नजर आ रहा है या कहीं कोई नाली बनाते हुए नजर आया आपको? जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके सवालों के जवाब नहीं मिलते। लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। आखिर ये सवाल पूछें तो पूछें किससे? और अगर जो जवाब मिलेगा वो सेटिस्फैक्ट्री होगा? जो सवाल पूछा गया है वही जवाब मिलेगा या ट्विस्ट दे दिया जाएगा? आज अदिति शर्मा जी के पास में आया हूँ। शायद मैं कोशिश करूँगा, कुछ सवाल हैं जिसके जवाब हमें मिल जाएं, कुछ ऐसे सवाल जिसको जनता जानना चाहती है। अदिति जी, मैंने कोशिश की और लोगों से बात करने की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। शायद उन लोगों से मुझे वो जवाब मिलते, किसी हद तक वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप भी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं जम्मू में, आप भी उनका एक हिस्सा हो। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता से बिल्कुल खुले शब्दों में ये कह दे, आप हमें वोट दो, हमें जिताओ, हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ, फिर हम आपकी बात करेंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। आप इसको क्या कहते हो? ये राजनीति है या व्यापार? देखिए, मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि आप मुझे पहले कहीं किसी कुर्सी पर बिठा दो, उसके बाद मैं आपके लिए करूँगा, तो वो सक्षम नहीं है करने में। जो कर सकता है वो आज भी कर सकता है, वो कल भी करेगा, हमारी सरकार हो या ना हो। आपकी सबसे पहले एक करने की आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको खुद को करना क्या है, चाहे वो आज करें चाहे कुर्सी पर बैठकर करें। दीदी जी, मुझे लगता है यहाँ तक मैं एक नेता की लाइफ के बारे में अगर मैं जान पाया हूँ तो वो लाइफ ये होती है कि पहले आपको स्ट्रगल करना है। आपको अपने आप को साबित करना है, आपने जनता का सेवक बनाना है, उनके काम करने हैं ताकि वो खुद ही कहें कि ये हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। जी हाँ। लेकिन यहाँ उल्टा देखने को मिल रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि हमने तो अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, लेकिन आप हमें जिताओगे तो। ये कौन सी राजनीति है? राजनीति, पॉलिटिक्स क्यों बनाई गई थी? और मैं आपको बताऊं, पॉलिटिशियंस पहले देशभक्त हुआ करते थे। जो देशभक्ति की तरफ जाते थे वो कुछ लोग, मतलब वैसे तो सारे ही देशभक्त होते हैं, लेकिन एक तरह से पूरी अपने आप को समर्पित कर देना देश सेवा के लिए,
कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ये इसे राजनीतिज्ञ कहते हैं। तो राजनीति का मतलब सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि नीति के अनुसार अपने राज्य को आगे चलाना। लेकिन जब आप इसमें बिजनेस करने लग जाएं, जब आप इसमें सौदेबाजी करने लग जाएं, तो दिस इज समथिंग, ये आज की पॉलिटिक्स ऐसी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब मैं आपको कहूँ, जो आज का सिनेरियो है, जो पब्लिक को भी, अगर जनता को भी अगर आप देखते हैं, तो जनता आज सब कुछ जानती है। और बहुत यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, आजकल यूनिवर्सिटीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं, लीडर्स आपको स्कूल कॉलेजेस में ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आजकल वो लोग भी जानते हैं कि लीडर क्या होता है, और वो भी हमारी मंशा को पहचान जाते हैं कि हम लोग वाकई में सेवा करने उतरे हैं, कौन सेवा करने उतरा है और कौन अपने लिए खाली कुर्सी मांग रहा है। जो सेवा करने की भाव से उतरता है वो कभी कुर्सी नहीं मांगता, ना उसे कुर्सी की ज़रूरत होती है। अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो आप करिए। आप आज तक मैंने कभी किसी से वोट नहीं मांगा। मेरी आज तक के इतने सालों की जो राजनीति है, मैंने कभी किसी से वोट नहीं मांगा, ना मैंने कभी किसी से पूछा कि आप कौन सी पार्टी को वोट देकर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे काम करना है मेरे देश के लोगों के लिए, मेरे देश में जो भी लोग हैं, चाहे वो यहाँ के हैं कोई भी हो। ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं, आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो मैं क्या समझूं इसको? देखिए, मैं ये कहूँगी कि ये उनकी व्यक्तिगत उनके बोल हैं। हमारी पार्टी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत कभी नहीं थी इस बात से कि कोई ये बोले कि पहले आप मुझे कोई भी कुर्सी दे दो, उसके बाद मैं आपके लिए काम करूंगा या करूंगी। ऐसा गलत होता है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या मोदी जी की बात करूं, तो उनके सिद्धांत ऐसे नहीं हैं। लेकिन अगर कोई फिर भी यहाँ पर कोई लीडर ऐसा बोलता है, तो ये उसका इंडिविजुअल अपना खुद का कैरेक्टर है, वो बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ करने के इच्छुक हैं तो आप बिना कुर्सी के भी कर सकते हैं। आपको कुर्सी की नहीं, आपको जनता की ज़रूरत होती है। अदिति जी, मुझे ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महंगाई नहीं है, आपको क्या लगता है, महंगाई है या नहीं? देखिए, महंगाई तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज हमारे देश में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जब महंगाई करना शायद सबकी हमारी मजबूरी है, सरकार की भी। हम डेवलपमेंट भी चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि महंगाई नहीं है, नो डाउट है। अगर ऐसा कहूँगी तो मैं झूठ बोल रही हूँ, सब जानते हैं। तो लेकिन ये भी है कि हम उसी हिसाब से रिसोर्सेज को भी बढ़ाना चाहिए, और उसी हिसाब से सैलरीज भी बढ़ी हैं। लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए उतनी ही ये आपत्तिजनक बात है। अदिति जी, आज भी 2 बच्चों को इसलिए एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया, वो बाहर खड़े रहे 1, 1.5, 2 घंटा जब तक एग्ज़ाम चलता रहा। उसके बाद 2 बच्चे, मुझे लगता है एक की उम्र 9 साल होगी, एक बच्ची की उम्र 7 साल होगी, इतना ही होगा, रो पड़े, आंख से आंसू निकल गए। वो कहते हैं कि हमें इसलिए एग्ज़ाम नहीं दिया कि हमारे पेरेंट्स ने फ़ीस जमा नहीं कराई, वो भी मजबूर रहे होंगे, फ़ीस ही नहीं थी। तो स्कूल ने एग्ज़ाम नहीं लिया। आप किस सशक्तिकरण की बात कर रही हो? कहाँ हमने इतना विकास कर लिया है कि यहाँ पे ये हालत है? एब्सोल्युटली, अगर ये बात है तो ये बहुत गलत है। मैं नहीं जानती, वैसे इस बात के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर ये है तो ये गलत है। पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान कौन है? हमारे हिंदुस्तान में जो संविधान, हमारे हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बिजनेस करने के लिए नहीं है, वो एक संस्था है जो लोगों को काम, मतलब पढ़ाई करने का, अगर आपके पास नहीं है, अगर कोई नहीं है, पहली बात तो ये है, कोरोना में भी इन्होंने किसी को बख्शा नहीं। कोरोना में मोदी जी के कहने के बावजूद स्कूल्स ने अपनी फीस ली, स्कूल्स बंद थे तब भी फीस ली, सब कुछ हुआ। आज कोरोना ही ऑलमोस्ट चल ही रहा है, अभी तक कोई ख़त्म तो नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद भी अगर जो आपने बात बताई है कि स्कूल के बच्चे मतलब बाहर खड़े थे और जो भी है, ये एक गलत चीज़ है। हाँ, मुझे लगता है कि अब मैं इस बारे में क्या वर्ड्स क्या यूज़ करूँ, क्या बोलूँ आपको, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त खासकर कोरोना में थोड़ा सा खुद भी सोचना चाहिए। ये तो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या सोचकर ऐसा काम किया। उन बच्चों की मनोस्थिति को आप सोचें, वो आगे चलकर क्या करेंगे, वो माँ बाप क्या सोचते होंगे कि हम अपने बच्चों की फीस भी जमा करवा पाए। बिल्कुल ऐसा, ये इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग होते हैं जो सत्ता में होते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार वो लोग होते हैं जो उनकी आवाज आज तक नहीं उठा पा रहे। बड़ा बदकिस्मत है ये। मैडम, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर, बड़ा आलिशान भवन है वो,
उसके सामने बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स पिछले 40 दिन से ज़्यादा हो गए लगातार बैठे हुए हैं। कल एक बच्चा अनकॉन्शियस भी हो गया, एम्बुलेंस आती है, उसको हॉस्पिटल ली जाता है, हालात बद से बदतर हैं। उनको टेंट लगाना, धूप से बचने के लिए टेंट लगाना चाहते हैं, नहीं लगाने दी जाता। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह का चीज़ें जो है चल रही हैं। देखिए, पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान में पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कोई मना नहीं करता। अपनी आवाज़ उठाना हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगती है आप उसके लिए एजिटेशन कर सकते हैं, पीसफुली आप कुछ भी कर सकते हैं, जो वो लोग कर रहे हैं, नो डाउट वो अगर कर रहे हैं। तो पहली बात, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। अगर उनको कोई परेशानी है तो हम लोगों को उसका जवाब या फिर उस बात को सही जगह पर लेकर जाना चाहिए। जबकि 1300 बच्चे वो हैं और यहाँ पर 30,000 की वैकेंसी है, तो उसके बाद भी अभी तक उन लोगों का कुछ हो नहीं रहा। दिस इज समथिंग हमें जवाब देना ना चाहिए। आपको बताना ना क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है कि जो आप लोग यहाँ बैठे हो जम्मू में, आपने मैसेज नहीं पहुंचाया दिल्ली में, या दिल्ली वालों ने सुना ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली वाले क्यों नहीं सुनते हैं? दिल्ली वालों को ना सुनने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जब हम लोग कोई बात बोलें तो वो सुनते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पार्टी ऑफिस के बिल्कुल इमीडिएट बाहर अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये बात उनकी होनी चाहिए थी कि उसी तरीका का फीडबैक वो दिल्ली में देते और उन्हें आश्वस्त करते। बच्चे इतनी देर तक बाहर क्यों बैठे हुए हैं? अगर ये बहुत बड़ी बात है कि पार्टी ऑफिस के बाहर ही बच्चे बैठे हुए हैं और इतने दिनों से 40 दिन बहुत होते हैं। अब लोग उनको खाना देने के लिए आ रहे हैं वहाँ। आई नो। और ये बात जो आपने मुझे ये जो थी कि एक बच्चे को वहाँ, मतलब 3 बच्चे बेहोश हो गए और एक एम्बुलेंस आई, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि हमारे पार्टी ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपनी गाड़ी क्यों नहीं दी? एम्बुलेंस को क्या करना था? 1 घंटा उनका वेट क्यों किया एम्बुलेंस आने का? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, क्यों नहीं दी? I don't understand that. I have no idea about this. मैं इस बात को जानती नहीं थी ये सब हुआ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इट इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग कि ऐसा क्यों है कि मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ वो उनका राइट है। इसमें देखो, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो उनकी लिस्ट नहीं निकाल सकती हूँ। हमारा काम सिर्फ यही है कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें आगे उस बात को जवाब देना, बताना है, सही जगह उस बात को रखना है कि ये लोग इतनी देर से बैठे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कि इतनी भावुकता तो होनी चाहिए कि मतलब अगर किसी को कुछ परेशानी है, अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसको हम कम से कम हॉस्पिटल लेके जाना, ये एक अलग विषय है। इसका प्रोटेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं था। देखिए, उनकी डिमांड अलग चीज है, उनका डिमांड करना, लेकिन उन बच्चों का बेहोश होना या उनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी, ये एक अलग विषय है। इन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ नहीं हमें मिलाना चाहिए। वो लोग देख रहे थे सब अंदर से, लेकिन बाहर कोई नहीं है। बट दिस इज समथिंग, मैं इस बात के लिए मैं कहूंगी कि ये बहुत गलत बात है और इस चीज के लिए मुझे नहीं लगता किसी को माफ करना चाहिए। मैं हायर अथॉरिटीज से भी इस बारे में बोलूंगी कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत बात है। मुझे ये बताओ कि जम्मू के जो मसले अब चल रहे हैं उसमें एक बड़ा बर्निंग इशू है रोहिंग्यास जी। एक ऑर्डर आता है, उन सबको रिपोर्ट करना है, वेरिफिकेशन है। कुछ इलीगल वो भी निकले हैं कि जिनके वेरिफिकेशन नहीं था, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनको एक, मैं उसको डिटेन नहीं कहूँगा, उसको मैं कहूँगा कि एक होल्डिंग सेंटर में उनको रखा गया है कि ताकि वो उनके कागज़ वगैरह बन जाएँ, जो भी उनका वो रहा होगा। किस तरह से देखते हैं इस सब चीज़ों को आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि रोहिंग्यास को यहाँ से हटाने के लिए मैं आज से कई साल से बोल रही हूँ, पिछले 4 साल हो गए मुझे भी ये बात बोलते हुए कि उनको यहाँ से हटाना चाहिए। तो इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। अगर हमारे सेंटर ने ये स्टेप उठाया है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर पहले ही बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। यहाँ पर मिलिटेंसी, माइग्रेशन ऑलरेडी यहाँ पर हुई है, मतलब सारी मुसीबतें हमारे ऊपर थी, 370 था, सब कुछ था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके ऊपर हमारे ऊपर ही एक और मुसीबत लाई, हम खुद अपने आप को नहीं पाल पा रहे, तो उनको क्या पालेंगे? ना यहाँ पर कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रीज का कुछ है कि हम उनको नौकरी दे सकें। हमारी अपनी नौकरियां नहीं है, उनको क्या नौकरी देंगे हम लोग? तो मुझे लगता है पहली बात तो इनको यहाँ लाना गलत था, इन्हें किसी समृद्ध स्टेट में भेजना चाहिए था जो इंडस्ट्रीज जहाँ पर अच्छी हैं, जहाँ पर ये लोग भी काम करें। देखिए, शरणार्थी हैं, मैं नहीं कहूँगी कि किसी को शरण नहीं देना चाहिए। हमारा देश एक विनम्रता के लिए, तो विनम्रता और भावुकता के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं उससे नहीं कहूँगी कि शरणार्थी जो हैं उन्हें रखना गलत है, लेकिन कम से कम ये देखिए कि हमें अब रखना कहाँ है। तो मैं 4 साल से इस बात के लिए ज़रूर बोल रही थी कि नहीं, यहाँ से उठाया जाए। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी कि जिस तरीके से उठाया गया है उसमें शायद थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है।
आप देखिए कि कुछ लोगों को ठीक है हीरानगर भेज दिया, जेल में भेज दिया, कुछ लोगों को कैंप लगाया है वहाँ पर भेज दिया, और कुछ लोग यहीं हैं। अब मैंने वहाँ पर देखा कुछ बच्चे वहाँ पर हैं जिनको पता नहीं उनके माँ बाप कहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनका किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो देखिए जो तरीका है ना, ये तरीका गलत था, ये मैं ज़रूर बोलूँगी। तो मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से हमारे सेंटर और हमारे प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगी कि आपने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इसकी मैं सराहना करती हूँ कि उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहिए। लेकिन हमने हमेशा ये भी मांग की है कि उन्हें यहाँ से लेकर जाकर उनका पहले सही कुछ प्रबंध किया जाए जहाँ पर उन्हें भेजना है। देखिए इंसान है वो, आफ्टर ऑल वो भी इंसान है। हाँ, हमारे यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है, नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जब हम कर ही नहीं सकते तो फिर हम उन्हें चोर और ये सब कुछ ही बनाएंगे। बच्चे तो उन्होंने भी पालने हैं अपने। तो आज लास्ट जो होता है, कोई भी अगर गलत काम करता है तो फाइनली अपनी फैमिली के लिए करता है। तो हम ऐसी नौबत क्यों आने दें? जब हम नहीं रख सकते तो आप किसी और जगह पे उन्हें भेजिए। हम यही बात हमेशा से कहते आए हैं। तो आज जो उनकी परिस्थिति है, जिस जगह पर वो हैं, जो भी कुछ हो रहा है, मैं यही कहूँगी कि ये एक गलत तरीका है। और जो लोकल लोग हैं वो उनके लिए आज सामने आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके फेवर में आ रहे हैं कि काम करते हैं ये लोग या जो भी हैं। तो लेकिन ये भी बता दूं है कि ये तरीका गलत लिया गया, तरीका गलत था कुछ। देखिए प्रधानमंत्री जी या हमारे होम मिनिस्टर साहब हर चीज़ नहीं कर सकते, उनका काम डिसीजन लेना है। लेकिन आगे जो एग्जीक्यूशंस होती हैं, मुझे लगता है कई चीज़ों के बारे में शायद वहाँ तक भी नहीं पता होता। मुझे ये बताइए दीदी जी, ये कहा जा रहा है कि रोहंगेस पर एक सवाल और लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, जो वेरिफिकेशन में पास नहीं हुए, उनको भेज दिया। वो नंबर 150 से 200 के बीच होगा जो होल्डिंग सेंटर्स पे है। ये भी सुनने में आ रहा है कि इनको वापस म्यांमार भेजा जाएगा। मुझे ये समझना यहाँ पे है, क्योंकि हमें ठीक है इनको वापस जाना चाहिए, लेकिन हमें आंखें बंद करके खुश नहीं होना चाहिए। हाँ जी, वापस भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। भेज कहाँ रहे हैं, कब भेज रहे हैं, प्रोसेस क्या है, वो रास्ता कौन सा वापस जाने वाला। अब सवाल ये है कि जो इलीगल लोग आप कहते हो कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको हम वापस इनकी कंट्री में भेज देंगे। अगर आप इन लोगों को वापस भेजने में सक्षम हो, आपके पास कोई रोड मैप है इनको वापस भेजने का, तो जो लीगल बसे हुए हैं उनको भी वापस भेजो ना, उनको क्यों रखा हुआ यहाँ पे। देखिए इसके ऊपर भी सरकार कर रही है, ये काम उनका है। ये बहुत मतलब मैं कहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री और एचएम साहब का ही काम है, और इसके लिए वो पूरा काम कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने कोई आइलैंड कोई है जहाँ पर इनको रिहैबिलिटेट करने की ये सोच रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है ये वैसे ही होगा, ये एक अच्छे तरीके से ही होगा। इतनी मुझे उम्मीद है हमारे देश से कि ऐसे ही उन्हें नहीं फेंक दिया जाएगा कहीं पर। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उनके क्या ऑर्डर्स हैं वो तो हम भी नहीं जानते। लेकिन ये हम सबकी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें यहाँ से भेजना है तो अच्छे तरीके से, सही तरीके से। आखिर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इंसानियत को देखते हुए शर्मिंदा ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। मैडम जी ये बताएं मुझे, अदिति जी, कि पंचायती राज को सशक्त करना है जी, उसका शक्तिकरण करना है, एक सिस्टम बनाना है, ऐसे स्लोगन हमने सुने थे। और भारतीय जनता पार्टी ने वाह भी बड़ी लूटी थी कि पहली बार हम करवाने जा रहे हैं ये सब। और बात भी सही थी, पहली बार होने जा रहा था। डीडीसी के चुनाव हुए, काफ़ी लोग सामने आए, वोटिंग हुई, इलेक्शंस हुए, रिजल्ट्स आए। आज वो लोग सड़कों पे हैं और कहा जा रहा था कि इनका जो इक्विवेलेंट है, जो इनकी हम इनको पोस्ट देंगे आईजी के बराबर, डीसी के बराबर, डिवकॉम के बराबर, ये लोग वो पावर रखते हैं। वो लोग आज धूप फांक रहे हैं, धूल फांक रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि हमें ही वो लोगों का क्या भला करेंगे, वो अपना भला खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमियाँ रह गई हैं? देखिए कमियां फिर वहीं रह गई हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो बात है, हमारे जम्मू कश्मीर की जो बात है, वो सेंटर तक सही तरीके से पहुंच नहीं रही, और सेंटर तक सही तरीके से पहुंचाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। अदरवाइज देखिए बिल्कुल उनकी भी सही मांग है, वो भी कोई गलत नहीं कर रहे। उन्होंने भी इलेक्शंस लड़ी हैं, डीडीसी एमएलए से
कुछ ही कम हो सकता है, अदरवाइज देखिए काम तो उन्होंने भी वही करना है जो बाकी एमएलए आके करेंगे या जो बाकी पंचायत में कर रहे हैं सब लोग। लेकिन अब अगर हम उन्हें कोई पावर ही नहीं देंगे, काम करने का कोई तरीका ही नहीं उनके हाथ में देंगे, कोई भी ऑफिसर उनको अगर एंटरटेन नहीं कर रहा तो वो काम कैसे करेंगे? वो चाहकर भी काम नहीं कर पा रहे हैं अभी। जो दिल्ली में बात नहीं करते, ये टेलीफोन किसके हाथ में है? ये जो भी होंगे वो हमारे जो बड़े यहाँ पर हैं प्रधान जो भी होंगे उनके हाथ में है और उनको करना चाहिए। तो आप उनसे बात करते नहीं हो? ये छवि खराब जा रही है, इस पार्टी की छवि खराब हो रही है जम्मू में, तो आपको ये बात उन्हें भी पता है कि पार्टी छवि जम्मू कश्मीर में खराब हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए पार्टी की छवि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो कुछ लीडर्स हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, जो सिर्फ अपने घर के लिए काम करते हैं, अपने कुर्सी के लिए कि हमें कुर्सी मिल जाए, हमारी पेंशन लग जाए और बस इतना ही उनका मोटिव होता है कि हमें एक बार कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो हम पावर में आके बस थोड़ा सा गाड़ी में घूमें और वो गार्ड्स को लेकर घूमें एंड दैट सेट, मतलब थोड़े फंक्शंस करें, इतना ही काम होता है इनका। मतलब रिबन काटना और कुछ फंक्शंस करवा दो, मतलब कोई भी आता है तो उनको बोलते हैं हमारे फंक्शंस कराओ। तो फंक्शंस कराने से क्या होता है भाई? काम करो, काम करने से होता है। अगर आपके पास एक अथॉरिटी है, आपके पास एक पावर है कि आप कम से कम अपनी बात को सही जगह पहुंचा सकते हैं, तो आप वो बात क्यों नहीं करते? आप हमेशा अपनी ही बात क्यों करते हैं? हर जगह जाते हैं, जब भी जाते हैं कहीं पर अपना रोना रोते हैं कि हमें ये चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। वाई लोगों को क्या चाहिए ये क्यों नहीं आप बोलते? आपको यहाँ लोगों के लिए बिठाया है, अपने लिए नहीं बिठाया है। तो मुझे लगता है कि ये डीडीसी की जो दशा है आज हमारे जम्मू कश्मीर में है वो इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की उनके बारे में कुछ सोचने की या कुछ करने की, और आज ये लोग सड़क पर है। हम सोचते थे कि अब ये लोग आवाज़ उठाएंगे, जो मतलब अब एलजी रूल है हमारे यहाँ पर, गवर्नर रूल है, अब हर कोई एलजी साहब के पास नहीं जा सकता। तो वी वांटेड कि लोग अपने लोकल लीडर्स के पास जाएं और उनसे कहें और कम से कम वो लोग इनकी मदद करें कोई भी काम करने में, लेकिन वो खुद अपने लिए एजिटेशन पे बैठे हैं। तो ये एक क्या कहें। एक सवाल और, आखिरी सवाल आपसे लूंगा जी। आप ही के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इस बार जब चुनाव होंगे तो हम फुल मेजोरिटी के साथ आएंगे जी। जो मुद्दे चल रहे हैं, जो लोग हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं अगर मोदी जी की काम की बात करूं तो सराहना करती हूं। भारतीय जनता पार्टी के अगर सिद्धांत की बात करूं तो नो डाउट कहीं मतलब मुझे कोई लगता नहीं कहीं लैक करती है। रही बात अगर मैं जम्मू कश्मीर के लीडर्स की बात करती हूं तो आज वो कहीं नहीं है, ज़ीरो पे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो यही लोग हैं, और शायद इसी वजह से इनकी बात को कोई महत्व नहीं देता वहाँ पर भी, क्योंकि वो भी ये बात जानते हैं, अंधा तो कोई भी नहीं है जिसके पास, मगर मैं और आप जैसे लोग समझ सकते हैं। तो जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीडिया, सब कुछ होता है, वो लोग क्यों नहीं जान पाएंगे? आप ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू यूनिट है, दिल्ली के लोग इनकी बात नहीं सुनते हैं? मैं तो सर चाहती हूँ कि सुनते होते तो हम लोग सड़क पर, आप लोग क्यों बैठे होते बेचारे डीडीसी की यहाँ पर क्यों बैठे होते? मैंने क्या कहना है सर, आप देख ही लीजिए। मैं तो देख रही हूँ। किससे लेते हैं? वो सेंटर वाले कहीं से फीडबैक तो लेते होंगे ना कि जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं, केंद्र शासित फीडबैक तो उन्हीं से लेंगे ना जिनको इन्होंने कोई जिम्मेदारी दी है फीडबैक देने के लिए। तो अगर वो फीडबैक नहीं दे पा रहे तो आज की डेट में जो दशा है जम्मू कश्मीर की इस वक्त आप देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इलेक्शंस आने से पहले इस सब को बदला जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी के रूप में उभरे और जो छवि आज की डेट में लोगों के दिमाग में बैठ गई है वो ना हो। क्या बदला जाए? बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। वो आपका इशारा किस ओर है? देखिए, मेरा इशारा हर ओर है। जो गलत है मैं चाहती हूँ कि उसे, जो गलत है और जो मुझे लगता है कि सक्षम नहीं है उसे बदलना चाहिए। तो और कितना बदलाव की जरूरत है? बदलाव बहुत चाहिए यहाँ पर। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक 25 का नंबर है आपके पास अभी, तो ये कितना बदलाव चाहिए इसमें? देखिए, वो डिसाइड करेंगे, लेकिन ऐसा है कि जनता तो यही चाहती है। 25 में से कितने मार्क्स देते हैं? आपकी 25 में से कितना नंबर चेंज होना चाहिए? देखिए, 25 में से तो मैं कहूँगी 25 में से 50 होने चाहिए।
इन 25 को छोड़कर और भी बहुत अब माइनस में जा रहे हैं इस वक्त, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जनता चाहती है सर, और मैं सिर्फ जनता की बात बोलती हूँ। मुझे झूठ बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। झूठ बोलने के बाद में कल मेरी पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी तो उसे बोलने का फायदा क्या है? ऐसे इंटरव्यूज देने के बाद आपको फोन आते हैं कोई? सर मैं सच बोल रही हूँ, और मैं वो ही बोल रही हूँ। आते हैं कुछ लोग कहते हैं जनाब कि आप ऐसे बोल देते हो या हमारे लिए मुश्किल हो रही है, हमें कुछ ऐसा होता है? सर काम करिए ना, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप काम करिए, आपकी कमी इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आप बाहर आए और आप काम करें। आप मुझे बताइए, आपको कोई नजर आ रहा है बाहर सड़क पर? कोई नजर आ रहा है? आप बताइए, आपसे सवाल है। कोई कहीं पर भी 25 की बात की आपने, 25 में से एक बताइए, आप ही बताइए। हमारे गांधीनगर में बहुत कुछ हो गया, आपने किसी को देखा? नहीं देखा। बताइए, कहीं और किसी को कुछ देखा आपने? कहीं कोई कुछ बोलते हुए कोई नजर आ रहा है, या कहीं कोई नाली बनाते हुए नजर आया आपको? ये बताइए। पाकिस्तान को कंडेम करते हैं। अदरवाइज आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मोदी जी के हर काम को हम देख सकते हैं, हर हाईवे को हम बनता हुआ देख रहे हैं, हर सर्कुलर रोड, उनका हर एक काम, एम्स, जो कुछ मोदी जी के उसमें है वो सब कुछ होता हुआ हम देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मसले हैं वो कहीं ना लेकिन हमारे यहाँ पर आप अगर एक नाली भी बनते हुए नजर आ रही है आपको कहीं, तो बताइए। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। इसीलिए शायद हम इनके पास आते हैं कि ईमानदारी से जवाब मिल जाता है, ईमानदारी से जवाब मिल जाता है। काफ़ी इश्यूज़ को हमने टच किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। क्या कुछ और सवाल भी हम इसमें ऐड कर सकते थे जो हमसे छूट गया? ये आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती रहती है। तो अगली बार जब भी हम इंटरव्यूज़ करेंगे किसी ऐसी पर्सनैलिटी का जो आंसरेबल हो, तो वो सवाल हम वहाँ ज़रूर उठाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।